बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर है और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे थ्योरेटिकली कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। और उसके बाद हम बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसको आगे स्केच भी इसका देखेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए इसको हम जो है वो कोशिश करेंगे समझने की। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो बात कर रहा है उसको हम देखते हैं। वो बात कर रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एंड ऑपरेटेड अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882। बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज, इसका एक्ट है, कानून है जिसके तहत इसको ऑपरेट किया जाता है और वो ये कानून है। और ये अब डेफिनेशन इसने जो दी है उसके मुताबिक हम देखते हैं इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये डेफिनेशन है, इसके अंदर सारी फीचर्स इसी के अंदर आ जानी है। तो वो बात कर रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand, are fixed, are determinable, future time are sum certain in money, to or to the order of specified person or to the bearer। अब यहाँ पे थोड़ी लंबी इसकी डेफिनेशन है इसको, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं समझने की। पहला पॉइंट है कि ये बात कर रहे हैं कि इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें एक वर्ड है अनकंडीशनल, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल्स नहीं होते, अनकंडीशनल्स होते हैं। मतलब इसके अंदर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो बगैर किसी शर्त के इफ वगैरह जो हम लिखते हैं वो इसके अंदर नहीं होगी। मतलब कि जी अगर मेरे पास पैसे हुए तो मतलब अगर आपके पास पैसे हुए तो आप पे करोगे, या अगर आपकी चीजें बिक गई तो मुझे आप पे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डर है और ऑर्डर अनकंडीशनल है, बगैर किसी शर्त के। और ऑर्डर है, ये कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं है और इन राइटिंग है, मतलब ये ओरल नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा इन राइटिंग होता है, कभी भी जुबानी गुलामी ये नहीं होगा कि चलो जी मैंने तुम पे बिल ड्रॉ कर दिया और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हम इसके ऊपर कहते हैं कि हमने तुमको बिल ये दे दिया और ये भी ना पूछा कौन हो तुम, ऐसा इसमें नहीं होता। तो आपने अगर इसको बिल देना है तो फिर पूछना है कि कौन हो तुम। अब यहाँ पे इसको इन राइटिंग होना जरूरी है, एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू एन अदर, कि मतलब एक शख्स एड्रेस कर रहा है दूसरे, मतलब दो पार्टीज होनी चाहिए। मतलब इसमें ये कहने का मकसद है कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, जो इसको दे रहा है इसको साइन करेगा, रिक्वायरिंग, और डिमांड क्या करता है, रिक्वायर क्या करता है, द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड टू पे ऑन डिमांड। डिमांड मतलब उसकी जब वो डिमांड करेगा, उसे डिमांड करेगा कि भाई आपने उसकी मुझे पेमेंट दे, उस वक्त भी वो ले सकता है ड्रॉयर। और फिक्स्ड या किसी खास फिक्स डेट के ऊपर जो वो लिख दे कि इस डेट पर मैं तुमसे पैसे लूंगा। आर डिटर्मिनेबल फ्यूचर, या कोई ऐसा टाइम जो कि फ्यूचर में डिटरमिन किया जा सकता है, कि वो लिख दे उसके अंदर के सितंबर की फलां पर्टिकुलर डेट या 3 months लेटर, तो 3 months जो डेट उसकी लिखी हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 3 महीने कब बन रहे हैं। स्पेसिफिक डेट लिख दे जो कि फिक्स डेट है, जैसे 15 सितंबर, 20 सितंबर, 20 अगस्त, कोई इस तरह करके, या कह दे 2 months लेटर या 3 months, इस तरह करके। तो मतलब उसको फ्यूचर में डिटरमिन किया जा सकता है। अ सर्टेन सम इन मनी टू आर टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, कि वो उसको एक सर्टेन सम जो है वो उसको जो है वो रिसीव करना है, दूसरे बंदे ने उसको पे करना है, टू या वो उसको देगा, और ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, या वो किसी का ऑर्डर दे देगा फलां को पेमेंट कर दो, उसको देगा, आर टू द बेयरर, या बेयरर जिसके पास वो बिल होगा। तो मतलब एक बात यहां पर है कि उसने किसी को बिल दे दिया तो ठीक है, बेयरर है। बेयरर का मतलब होता है कि आप उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं इसके अंदर जिसके पास है। अब वो अगर नाम लिख देगा स्पेसिफिक तो फिर वो एंडोर्स होगा आगे, लेकिन अगर वो बेयरर लिखा हुआ है, आर बेयरर, जैसे चेक के ऊपर होता है ना, तो कि पे और आगे रकम लिखी होती है और आगे लिखा था और बेयरर, और बेयरर को बाज़ दफ़ा लोग काट देते हैं, उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। उसका मतलब है कि आप ये बिल जिसके पास भी होगा ना वो इसकी पेमेंट नहीं ले सकता, जिसका नाम लिखा हुआ है वो उसकी पेमेंट लेगा। तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये चेक ही है, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बात आप याद रखें। तो बिल्कुल अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को
अंडरस्टैंड करना है तो आप चेक को देख लें, जैसे उसकी ट्रीटमेंट हो रही है वही सारा कुछ ही है। लेकिन आमतौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से बनते हैं, ये जो भी कंपनीज होती हैं उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, और उसका जो भी लेटर हेड होता है उस लेटर हेड के ऊपर ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। मतलब ये होता है कैसे बनता होगा यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज, तो भाई सीधा सा लेटर हेड जो होता है ना उसके ऊपर वो जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने लेटर हेड के ऊपर बना के दे देती है, और उसके ऊपर साइन सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको डिस्काउंट करा सकते हो। स्पेसिफिक कुछ बैंक्स होते हैं जो इसको डिस्काउंट करते हैं। मतलब ये रहता है ना कि कहाँ से मिलते होंगे, किधर होते होंगे, कोई नहीं, आपका अपना जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर नॉर्मली तरीके से आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। अच्छा, अब तो मतलब बेरर है, मतलब जिसको अगर तो बेरर है तो फिर तो नाम पूछने की भी जरूरत नहीं है ना, फिर वही वाली बात आ गई कि हमने तुमको ये बिल ये दे दिया और ये भी ना पूछा कौन हो तुम। बेरर के केस के अंदर ये बात है कि दे दिया बस, नहीं पूछा कौन है, तो वो चला गया तो वो आप उसको रिसीव कर सकता है जिसके पास भी बिल होगा। लेकिन अगर बेरर नहीं है तो फिर स्पेसिफाइड पर्सन को। अब इसी डेफिनेशन की बेस पर ना हमने कुछ फीचर्स डिस्कस करने हैं। तो पहली फीचर आप देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज इन राइटिंग एंड is an order to pay not request or promise। तो ये क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक राइटिंग में है एंड इज एन ऑर्डर टू पे। ये ऑर्डर टू पे है, नॉट रिक्वेस्ट और प्रॉमिस। ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट और प्रॉमिस नहीं है। तो ऑर्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक तो क्या बात है कि लिखा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा ये ऑर्डर है, हुक्म है, ये कोई रिक्वेस्ट या कोई वादा नहीं है। ठीक है, एक बात ये होगी पहली फीचर, means कि it is in writing, and second one it is an order and unconditional order जो वो यहाँ बात कर रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन, ये कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं ले सकता इन इट, एज इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, इट्स एन अनकंडीशनल। तो ये एक फीचर होगी अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड एज वेल एज इट कैन बी एंडोर्स। इसको आप डिस्काउंट भी करा सकते हो और इसको आप एंडोर्स भी कर सकते हो। डिस्काउंट कराएंगे मतलब बैंक से जाके पेमेंट ले लेंगे ड्यू डेट से पहले। आपको पैसे, आपने बिल ड्रॉ किया और आपको पैसों की जरूरत थी, आप बैंक चले गए और वहां से डिस्काउंट करा लिया। बैंक बिल अपने पास रख लेगा और उसकी पेमेंट आपको कर देगा। वो अपना कमीशन वगैरह जो भी होता है उसमें यानी आपके लिए सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं वो उसमें रख लेगा। और एंडोर्स भी किया जा सकता है। हाँ, एंडोर्स भी कर सकता है, डिस्काउंट भी करा सकता है, रिटेन भी कर सकता है और सेंड फॉर कलेक्शन भी कर सकता है। ये होता है ड्रॉयर, असल में जिसने बिल को ड्रॉ किया है। जो यहाँ वो बात कर रहा है कि द पर्सन हु राइट्स बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन होता है? जो बिल ड्रॉ कर रहा है। और ये कौन है? ये सेलर है जिसने चीजें बेची हैं। और जब सेलर में इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि कुछ जो होते हैं बिल ड्रॉ होते हैं लेकिन उसमें वो सेलर नहीं होता, लेकिन वो अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉयर को हम सेलर कह रहे हैं तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जिसके अंदर लेन देन हुआ। कि असल में होता क्या है कि एक शख्स चीजें बेचता है, दूसरा उसको खरीद लेता है। अब वो पेमेंट करे उसकी, या तो नकद खरीदे, अगर नकद खरीदा फिर तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई बीच में जिक्र ही नहीं ना आएगा। अब उसने उधार पर खरीदी और उसके पास पैसे नहीं है, उस शख्स के पास पैसे नहीं है। अब वो पैसे नहीं है, उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें उधार पर जो है मैं तुम्हें इसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूंगा। तो अब अगर ऐसा है तो वो अकाउंट्स की बेस पर चलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल की बेस पर नहीं, वो कंपनी कहती है कि भाई हम आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर देते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, हमारे पास प्रूफ आ जाएगा, वो हम फिर अपने पास रखें, चाहे हम डिस्काउंट करा लें, चाहे हम किसी को आगे दे दें, या हम सेंड फॉर कलेक्शन कर लें, हमारी मर्जी है। ड्यू डेट पर आपको वो जो भी बंदा होगा जिस पर बिल होगा वो आपको प्रेजेंट करेगा, आप उसको पेमेंट कर दें। तो वो कहता है चलो ठीक है। अब वो उसके ऊपर जो सेलर है जिसने चीजें बेची हैं, वो उसके ऊपर अपने लेटर हेड के ऊपर एक लिख के सारा तरीकाकार, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसका क्या फॉर्मेट होता है, वो उसको देगा और वो पढ़ लेगा ऊपर जो भी लिखा होगा उसके ऊपर, और पढ़ने के बाद वो उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिख के उसे वापस दे देगा। तो जो जिस बंदे ने उसको ड्रॉ किया है, जिस यानी जो सेलर है वो है ड्रॉयर, और जिस बंदे ने उसके ऊपर एक्सेप्ट लिखा है और जो उसका परचेजर है, चीजों का खरीदने वाला है, बायर है, वो क्या कहलाता है? ड्रॉई कहलाता है, यानी जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है। तो वो कहते हैं द पर्सन अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई। वो क्या कहलाएगा? ड्रॉई कहलाएगा। तो ड्रॉयर ड्रॉई समझ लगे, यानी ड्रॉयर कौन है? सेलर, और ड्रॉई कौन है? बायर। When drawee writes accepted across the bill of exchange, the drawee is called acceptor। तो फिर वो क्या बन जाएगा? acceptor बन जाएगा। यानी जब उसने उस पर लिख दिया कि accepted और साइन कर दिया अपने, अब वो क्या बन गया? acceptor बन जाएगा। तो मतलब drawee और acceptor ये एक ही होंगे, क्योंकि जिसने जिस पर ड्रॉ किया उसे तो एक्सेप्ट करना है, ये थोड़ी है कि कोई दूसरा बंदा आके एक्सेप्ट करेगा। तो यानी ड्रॉई का दूसरा नाम एक्सेप्टर है और एक्सेप्टर को हम ड्रॉई भी कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है।
अब वो बात कर रहे हैं कि द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम एक्सेप्टर इज कॉल्ड पेई, वो पेई कहलाएगा। मतलब द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एक्सेप्टर, यानी जिसने एक्सेप्टर से पैसे लेने, जो उसका हकदार है कि उससे पैसे ले, वो कौन कहलाएगा? पेई कहलाएगा। अच्छा देखिए अब पेई कौन होगा, तो पेई लाजमी बात है वही होगा ना जिसने बिल ड्रॉ किया है, जो ड्रॉयर है उसी ने तो चीजें बेची है, तो वही पेई होगा ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही पेई हो। हाँ ये बात है कि वो पेई है, लेकिन किस केस में? जब वो बिल को रिटेन करता है, मतलब अपने पास रख ले ड्यू डेट तक। ड्यू डेट का मतलब अगर 2 महीने का बिल है तो 2 महीने अगर वो अपने पास रखता है तो फिर तो वही पेई है, फिर तो वही पेई है। लेकिन अगर वो उसको डिस्काउंट करा लेता है तो अब वो पेई नहीं है। अब बिल के पेमेंट कौन रिसीव करेगा? एक्सेप्टर से या ड्रॉई से? अब बैंक रिसीव करेगा, क्योंकि बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। ठीक है, तो अब पे कौन है? बैंक है। अगर वो उसको एंडोर्स कर दे तो जिसने एंडोर्स किया वो एंडोर्सर होता है, और जिसको एंडोर्स किया वो होता है एंडोर्सी। एंडोर्सी तो अब वो एंडोर्सी जो होगा, अब उसकी पेमेंट रिसीव करने क्योंकि अब बिल उसके पास है। अब वो क्या करेगा कि वो उसे जाके प्रेजेंट करेगा, अब पेमेंट उसको होगी, तो एंडोर्सी जो है अब वो पेई है। अगर सेंड फॉर कलेक्शन भेजे तो फिर भी बैंक जो है वो उसका क्या कहलाएगा? पेई कहलाएगा। तो पेई कौन होता है? यानी जिसको पेमेंट रिसीव करनी, और ये कौन होता है? ये कोई भी हो सकता है, ये ड्रॉयर भी हो सकता है, ये ड्रॉई नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सेप्टर नहीं होगा, उसने तो पेमेंट करनी है। और बैंक हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो कि एंडोर्सी है वो हो सकता है। ठीक है, ये यही चीजें लिखी हुई है कि व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर टिल द एंड देन द ड्रॉई इज पेई। अगर वो एंड तक करेगा तो फिर ड्रॉई पेई होगा। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड देन एंडोर्सी इज द पेई। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड बैंक इज द पेई। ये बात आपको यहाँ पे समझ लगी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हम बात कहते हैं ना नेगोशिएट करना, बातचीत करना, लेकिन इसको जब हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं कि नेगोशिएबल, तो इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो और बगैर बताए ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को इन्फॉर्म किए बगैर आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स करेगा। जैसे चेक है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे मनी ऑर्डर होते हैं ना, मनी ऑर्डर वो नेगोशिएबल नहीं होते, वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। वो जिसके नाम पे है वही, और वो आगे किसी को दूसरे को नहीं दे सकते, चाहे मुझे नहीं चाहिए फलां को दिया जाए जाके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप नेगोशिएट कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें देखिए वो कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी विदाउट नोटिस टू द पार्टी लायबल। यानी जो उसका पेमेंट करनी है, जिस बंदे ने, जो ड्रॉई है, उसको इन्फॉर्म किए बगैर आप उसको करिए। नहीं, उसको बताना पड़ेगा, अच्छा यार तूने जो बिल दिया था ना, तो वो मैं अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो अब वो पेमेंट तुमने उसको करनी है, या मैं उसको करने लगा हूं तो बताओ मैं कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप फ्री हैं, आप आजाद हैं, मेयर आप डिलीवरी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने एक तो ये बात याद रखनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल, ना कि नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल ये नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं ये चीजें और डेफिनेशन वगैरह के अंदर, जैसे ड्रॉई हो गया, पेई हो गया, ड्रॉयर हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ये डेफिनेशन वगैरह कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट आ सकती हैं। अच्छा, अब आगे है जी, अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी रिटन क्लियरली। इसकी जो राइट अमाउंट है ना, वो वाजिया होनी चाहिए। जैसा अभी आप मिसाल दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टू पे मनी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ माई हाउस इज नॉट क्लियर, कि जी मेरे घर की जितनी मालियत है उसकी, अब वो घर की मालियत क्या है? कोई कीमत लग सकती है, टाइम टू टाइम वेरी भी हो सकती है, उसको हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि आपके पास घोड़ा था तो उसने कहा जितने घोड़े की कीमत है ना, इतनी कीमत जो है ना वो तुमने मुझे पे करनी है, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। या मेरे पास जो लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप की जो कीमत होगी ना उस वक्त, तो उसके मुताबिक ये कोई क्लियर नहीं है कि वो क्या है। अमाउंट स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो चाहे रुपीज में है, डॉलर्स में है, येन है, व्हाट्सएवर जो भी करेंसी है उसके अंदर हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, बात समझ आती है? 10,000 रुपीज हर एक को पता है कि क्या होते हैं, समझ लगी? तो मतलब क्या है कि अमाउंट मस्ट बी रिटन क्लियरली, तो क्लियर होनी चाहिए। तो क्लैरिटी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि क्लैरिटी इज एन अदर, इसकी जो फीचर है वो कि अमाउंट जो है वो क्लियर अमाउंट होनी चाहिए। और उसके बाद द टाइम ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी फिक्स्ड आर एटलीस्ट डिटर्मिनेबल। या तो ये फिक्स होना चाहिए,
या अगर फिक्स्ड नहीं है तो डिटर्मिनेबल कम से कम। फिक्स से ये मुराद है जैसे कि आप दिसंबर की कोई डेट ले लें, जनवरी की कोई डेट ले लें, आप लिख देते हैं कि जी 1 जनवरी 2020, तो फिक्स्ड है, इसको किसको नहीं पता। या आप लिख देते हैं जी कि 15 अगस्त 2020, तो ये फिक्स डेट है। लेकिन अगर बिल ड्रॉ हुआ है सपोज कर ले 1 जनवरी 2020 को, और आप कहते हैं 3 मंथ्स लेटर, अब जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च एंड होगा, और अप्रैल की 3 तारीख को लाजमी उसको पेमेंट करनी है, वरना वो ड्यू हो जाता है, वो 31 मार्च को ही हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का बिल है। तो मतलब जब हम कहेंगे कि 3 मंथ्स, तो अब 3 मंथ से पता चल रहा है कि 3 महीने बाद, यानी 90 डेज आफ्टर हम कह देते हैं, या 3 मंथ्स हम आफ्टर कह देते हैं डेट। तो इसका मतलब है कि जिस डेट पर ड्रॉ हो रहा है उसके 3 महीने बाद, तो वो डिटर्मिनेबल है, मतलब उसको देखा जाता है कि वो डेट उसकी बनेगी क्या, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे समझ लो जैसे किसी की, एक होता है कि डेट ऑफ बर्थ वो एग्जैक्ट बता देता है कि भाई मेरे इतने साल का हूँ, या एक वो बता देता है कि जी इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो डेट ऑफ बर्थ किसी की पता हो तो उससे आप वैसे उसको देख सकते हो इसके साल कितने साल का हो गया। तो ये चीज़ है जी इसके अंदर, तो डिटर्मिनेबल होनी चाहिए या फिक्स्ड होनी चाहिए, तो ये बात आपने इसमें देख लेनी है कि यानी फिक्स डेट होनी चाहिए या एटलीस्ट जो है वो डिटर्मिनेबल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ सॉर्ट ऑफ एसेट। अब आपसे को पूछेगा जब ये बताओ कि बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट होता है या लायबिलिटी होता है, तो ये डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज को पूछे कि जी एसेट होता है या लायबिलिटी, तो क्या आंसर होगा कि डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, कि अब ये एक के लिए एसेट है और दूसरे के लिए लायबिलिटी है, यानी जिसके लिए बिल रिसीवेबल है उसके लिए एसेट, और जिसके लिए बिल पेएबल है उसके लिए ये लायबिलिटी है। तो वो कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ सॉर्ट ऑफ एसेट फॉर द ड्रॉयर के लिए ये एसेट है क्योंकि उसने पैसे रिसीव करने हैं, तो उसके लिए वो लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल रिसीवेबल, तो उसके लिए तो एसेट बन गया, वो अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेगा, करंट एसेट होगा उसका। और वो कहता है कि एसेट फॉर द ड्रॉयर एंड रिटर्न अंडर द हेड ऑफ द बिल रिसीवेबल इन द करंट एसेट्स, ठीक है। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी की तरह है या लायबिलिटी है इनफैक्ट फॉर द ड्रॉई के लिए लायबिलिटी है, उस पर कर्ज है क्योंकि उसको पे करना है। वो कहता है इज रिटन अंडर द हेड ऑफ द बिल पेएबल इन द करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी में पेएबल के नाम से लिखा। अब ये बात समझ लगी कि तो क्वेश्चन अगर वो करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट होता है या लायबिलिटी, तो आंसर है दोनों है, लेकिन एक वक्त पे एक के लिए एक है, यानी एक के लिए एसेट तो दूसरी पार्टी के लिए लायबिलिटी, और ड्रॉयर के लिए एसेट होता है और ड्रॉई के लिए लायबिलिटी होता है, सिंपल इज दैट। उसके बाद है जी स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल्स, जो कि स्पेशल जर्नल्स के ऊपर वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स के अंदर, वहां से आप जरूर देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा, वहां पे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया वहां पे। और ये वो कहते हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड बिल रिसीवेबल जर्नल्स, या बिल रिसीवेबल बुक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए स्पेशल जर्नल्स होते हैं, स्पेशल जर्नल्स में रिकॉर्डिंग होती है इनकी। जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर कंपनी छोटी है, लेकिन बड़ी कंपनीज ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर रही होती है, लिहाजा उनकी सेपरेट बुक्स होती हैं, स्पेशल जर्नल्स होते हैं या स्पेशल बुक्स होती हैं जिनके अंदर वो रिकॉर्ड करता है, तो उनको बिल रिसीवेबल जर्नल और बिल पेएबल जर्नल जो है ये इनको कहा जाता है। तो ये आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो यानी सेपरेट बुक्स में जाकर रिकॉर्ड होते हैं, जो बिल रिसीवेबल होंगे वो बिल रिसीवेबल जर्नल में या बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड होंगे, और जो बिल पेएबल हैं वो बिल पेएबल बुक में रिकॉर्ड होंगे। फॉर दीज फ्रॉम दीज टू जर्नल्स द टोटल आर पोस्टेड टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल पेएबल अकाउंट, इन बुक्स में होता है, और इधर से फिर टोटल करके उसको फिर अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है, वो फिर ट्रायल बैलेंस में चला जाता है, फिर वो ट्रायल बैलेंस जब बनती है तो उसका फिर आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह वहाँ चला जाता है। तो ऑब्वियसली इनको तो बैलेंस शीट में जाना है, या एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पर। अच्छा, उसके बाद देखिए कि चेक इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जो चेक है ये एक एग्जांपल है, चेक को आपने याद रखना है कि ये एक एग्जांपल है बिल ऑफ एक्सचेंज की। डेट ऑन विच बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड मैच्योरिटी, तो ये अब आपने याद रखना है, ये हम टर्म्स यूज करेंगे आगे, प्रॉब्लम्स वगैरह जो होंगे कि डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी का मतलब है कि जिस डेट के ऊपर बिल ने जाके मैच्योर हो जाना है। मैच्योर का क्या मतलब है, यानी जवान हो जाएगा वो। अब जवान होने से यह मुराद क्या होगा कि इस डेट पर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करनी है, वो जो भी होगा। अब नॉर्मली जैसे मैंने कहा ना कि 1 जनवरी 2020 को बिल ड्रॉ हुआ है फॉर एग्जांपल, अब हमने कहा जी 90 डेज लेटर फ्रॉम डेट से 90 दिन बाद, तो 90 दिन बाद का मतलब है कि ये इसकी डेट 31 मार्च बनेगी 2020,
3 महीने तभी बनते हैं ना, यानी जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो 90 दिन पूरे हो गए। लेकिन उसके ऊपर फिर भी 3 दिन मजीद भी ऊपर दिए जाते हैं, उसको ग्रेस डेज दिए जाते हैं। बात होता है ना कि जैसे बिल आता है तो उसके ऊपर उन्होंने, जब बिल रिसीव हो जाता है लेकिन उसकी आगे डेट थोड़ी लिखी होती है कि ड्यू डेट ये है, इस तक आपने उसको पे कर सकते हैं। ऊपर वो कुछ दिन देते हैं, बिल आ चुका है लेकिन फिर भी ऊपर कुछ दिन दे देंगे, ये नहीं कि आज रिसीव आज वो नहीं पे होता तो फिर, तो मतलब वो कुछ ना कुछ ऊपर दिन मिलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेस डेज। अब इसका मतलब इसकी फिर डेट क्या बनेगी 3 महीने बाद? अप्रैल बनेगा ना, यानी यकम अप्रैल, 2 और 3 अप्रैल, तो 3 दिन चूंकि गुजर जाएंगे तो 4 अप्रैल की डेट उसकी मेच्योरिटी कहलाएगी। 4 अप्रैल को उसको पेमेंट करनी है, 3 दिन ऊपर के दिन भी गुजर गए और चौथे दिन उसको लाजमी उसकी पेमेंट करनी है। उस पर अगर वो पेमेंट कर देता है तो हम कहेंगे बिल ऑनर हो गया, और अगर वो उसके ऊपर पेमेंट नहीं करता तो हम कहेंगे बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह चलेंगी। तो मेच्योरिटी आपको समझ लगी होगी कि मेच्योरिटी यानी जिस डे को आपने उसकी पेमेंट रिसीव करनी है और उसने, दूसरी पार्टी ने, ये ड्रॉई है, उसने पेमेंट करनी है, उसके लिए भी वो डेट ऑफ मेच्योरिटी है, आपके लिए भी डेट ऑफ मेच्योरिटी है, लेकिन वो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद है पीरियड आफ्टर विच बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट इज कॉल्ड टेन्योर। उसका टेन्योर है ड्यूरेशन। अब जैसे मैंने कहा 3 महीने, तो 3 महीने टेन्योर है, जबकि जो 4 अप्रैल बन रही है वो उसकी मेच्योरिटी है। बस थोड़ा सा फर्क है। टेन्योर का मतलब है कि उसका पीरियड, उसका कितना टाइम वो बना, उसको हम कहते हैं टेन्योर। और एक चीज है उसका कि उसकी डेट, स्पेसिफिक डेट, उसे हम कहते हैं मेच्योरिटी। बात समझ लगी होगी। अब वो कहता है एक्सेप्ट डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज 3 ग्रेस डेज आर गिवन टू द एक्सेप्टर फॉर द पेमेंट। अब यहाँ पे ग्रेस डेज की डेफिनेशन भी आपको पता चलेगी। ग्रेस डेज होते हैं 3 एक्स्ट्रा डेज विच इज गिवन टू द ड्राई फॉर द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो अब ये जो ग्रेस डेज है ना, इसमें आप देखिए उसने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्ट डिमांड बिल। जो डिमांड बिल होते हैं उसमें ग्रेस डेज नहीं होते। डिमांड बिल तो होता है कि डिमांड बिल का मतलब ही क्या है कि भाई जिस दिन मैं लेके आ जाऊंगा ना उस दिन तुमने मुझे पेमेंट करनी है। जिस दिन लेके आ जाऊंगा, तो जिस दिन वो ले आया उसने कल नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। 3 दिन तो दें ऊपर, 3 दिन ग्रेस डेज होते हैं, तो 3 दिन ग्रेस डेज नहीं होते बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। 3 दिन ग्रेस डेज वगैरह नहीं होते। नहीं जी, ये थे कुछ पॉइंट्स और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगे होंगे। और मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।